इन दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज जैसे हमने अपने चैनल पे एक नया सेशन शुरू किया है, जो ओनली आईएएस और फिजिक्स वाला की जो मैगजीन है उड़ान, उसका हमने इकोनॉमिक्स की आज पहली क्लास की थी। दोपहर वो मैंने अपलोड कर दी है एक क्लास उससे रिलेटेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है फॉर पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और एक उसमें मैंने ना गलत बोल दिया है, एग्ज़ाम डेट उसमें 15 मई नहीं है, उसमें 14 मई है आपकी एग्ज़ाम डेट। गलती होगी थी वो, सॉरी फॉर दिस। और अब हम इकोनॉमिक्स की उड़ान जो है मैगजीन वो भी शुरू कर रहे हैं, वो तो हमने कर दी है। और उसके साथ साथ हम जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे रिलेटेड उसकी बुक भी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास उसकी होगी इकोनॉमिक्स की और एक क्लास होगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि जल्दी रिवीजन कर लेंगे तो 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम पे हमारी और अच्छी सी पकड़ बन सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई है वो इकोनॉमिक्स की क्लास थी और ये क्लास होगी आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम, इसमें भारत में यूरोपियों का आगमन। और इसमें फैक्चुअल चीज़ें तो दी गई हैं इस बुक के अंदर, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, और कंसेप्चुअल समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, थोड़ा उनको भी फोकस करना है। यूरोपियों के भारत में आगमन के लिए जिम्मेदार कारक, क्या कारक जिम्मेदार हैं, क्यों यूरोपीय जो थे वे भारत में आए हैं, तो ये देखेंगे हम। भारत में यूरोपियों के आगमन का प्रमुख कारण पुनर्जागरण के पश्चात प्राप्त ज्ञान बोध था, जिसने यूरोपीय शासकों एवं विचारकों को शेष विश्व से परिचित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन भौगोलिक खोजें हुई और उपनिवेशवाद की प्रारंभिक अवस्था का निर्माण हुआ। भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण दिया गया है 1498 से 1739 तक। कहाँ कहाँ पे यूरोपियों की बस्तियाँ बनी थी, ये पूरा मैप दिया है। ये जो सर्कल है, सर्कल से बताई गई हैं यूरोपीय बस्तियाँ कहाँ कहाँ बनी थी। जैसे ये है गोवा में और बॉम्बे और बसीन, ये सबके साथ उनका सन भी लिख दिया। गोवा में 1510 में बनी थी और बॉम्बे में 1633 में बनी थी, 1638 में, और बसीन में 1533 में बनी थी। ठीक है, और कन्नौर में 1501, माहे 1725, कालीकट 1498, कोचीन 1500, 1656, ये यहाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पे यूरोपीय बस्ती थी और पुर्तगाली बस्ती भी यहाँ थी। देखो ये पुर्तगाली बस्तियों का, ये जहाँ जहाँ पे ये चिन्ह है ये पुर्तगाली बस्तियाँ हैं। डच बस्तियाँ दिखाई गई हैं इससे, और डेनमार्क की बस्तियाँ दिखाई गई हैं इस सिंबल से। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से, सारे मैप को आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए। भारत की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों ने भी यूरोपियों को आकर्षित किया। भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, जलवायु की परिस्थितियाँ भी कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर श्रेष्ठ थी। और जहाज निर्माण तथा नौ परिवहन में यूरोपियों की उन्नत तकनीक, ये सारे कारक जिम्मेदार थे यूरोपियों के आगमन के लिए। यूरोपियों का आर्थिक विकास, भारतीय वस्तुओं जैसे मसाले, छींट, रेशम, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि यूरोप में बढ़ती मांग, इन सब की यूरोप में मांग बढ़ रही थी। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्या क्रम रहा है। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में, क्रम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डच 1605 में आए थे, अंग्रेज 1608 में आए थे, डेन 1620 में आए थे और फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ये इनका यूरोपीय कंपनियों की आने का मतलब स्थापना का क्रम है। इन्होंने कंपनियों की स्थापना कब कब की थी। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। सन भी ध्यान रखना है इनका। टार्डेसिलास की संधि हुई थी 1494 में। टार्डेसिलास, इस संधि के तहत पुर्तगाल तथा स्पेन के बीच अटलांटिक में एक आभासी रेखा के द्वारा पुर्तगाल के लिए पूर्व तथा स्पेन के लिए पश्चिम में गैर ईसाई को विभाजित किया गया। सभी नई भूमियों यूरोप के बाहर खोजी गई भूमि को पुर्तगाल और स्पेन के मध्य बांट दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टार्डेसिलास की संधि क्या थी।
फिर है भारत में संसाधनों की उपस्थिति, यूरोप में पुनर्जागरण, तकनीक एवं विज्ञान की स्थापना हुई, प्रारंभिक भूमंडलीय की अवधारणा, नवीन भौगोलिक खोजें हुई, उपनिवेशवाद की प्रारंभिक अवस्थाएं, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ हुआ, यूरोप में क्षेत्र विस्तार की सीमित संभावनाएं, और पुर्तगालियों का भारत आगमन, वास्को डी गामा द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित, 60 गुना लाभ अर्जित किया गया था यहाँ से। भारत की भौगोलिक जलवायविक परिस्थितियाँ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं, यूरोपियों को इन्होंने आकर्षित किया था। ठीक है, इन सब चीज़ों ने यूरोपियों का इस पुनर्जागरण मतलब ये सारी परिस्थितियाँ थी कि यूरोपीय जो थे वे इंडिया की तरफ आकर्षित हुए थे। पुर्तगाली, अब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। सबसे पहले वास्को डी गामा, ठीक है, पुर्तगाली था। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में उत्तमाशा अंतरीप द्वीप, कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं इसको, होते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा और उसका जमोरिन, कालीकट का राजा था उस टाइम जमोरिन, ने अच्छा स्वागत किया था वास्को डी गामा का। जब ये कालीकट पहुंचा था तो उस टाइम पे कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था, और इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। 1502 ईस्वी तक वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना तथा उनकी किलेबंदी की गई थी। 1502 में फिर दोबारा से आया था, एक बार 1498 में आया था, फिर 1502 में फिर आया था वापस। अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली भारत में व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। ये भी ध्यान रखना इनका क्या पर्पस था आने का, ये व्यापार पे एकाधिकार चाहते थे। पेड्रा अल्वारेज कैपब्रल भारत में आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। ये 1500 ईस्वी में कालीकट में सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपियों के शासन के युग की शुरुआत हुई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये 1505 से 1509 में आया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी एवं कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, कार्टेज प्रणाली की शुरुआत किसने की या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरुआत की थी इसकी? तो बताना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब आया था? 1505 से 1509 तक रहा था इंडिया के अंदर, और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। कार्टेज प्रणाली क्या थी? इसमें भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने पर बल दिया गया था। अतः इसने तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाईं, आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया था इन्होंने। ठीक है। कार्टेज अल्मेडा प्रणाली ये क्या थी? हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी जल परिवहन लाइसेंस या पास, इसको बोला गया था कार्टेज अल्मेडा प्रणाली। ठीक है, हिंद महासागर में पुर्तगालियों के द्वारा जल परिवहन लाइसेंस प्रणाली थी ये। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया, मुस्लिमों पर अत्याचार किया। विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय ने भटकल में अल्बुकर्क को एक किले के निर्माण करने का अधिकार दिया। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में मलक्का और होर्मुज ईरान पर आधिपत्य कायम किया एवं लाल सागर के मोहाने पर स्थित सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा, कोलंबो इत्यादि में अपने किले स्थापित किए। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की गोवा में मृत्यु हो गई और इस समय तक पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति थी इस टाइम पे। फिर आया नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 तक रहा है ये नीनो डी कुन्हा, ये भी पुर्तगाली था। इसके द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बन गया। उसके शासनकाल में दीव तथा वसाई को गुजरात के राजा बहादुर शाह से छीन लिया गया और उस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह 1537 ईस्वी में दीव में पुर्तगालियों से लड़ते हुए मारा गया। यह एक व्यवहारिक नेता था जिसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र से परे भी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था
और उसके समय में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार पूर्वी तट तक हुआ था। पुर्तगालियों की क्या धार्मिक नीति थी? प्रारंभ में केवल मुस्लिमों के प्रति द्वेषपूर्ण थे ये, बाद में हिंदुओं के प्रति भी हो गए थे। 1579 में बादशाह अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा था इन्होंने। ठीक है, ये अकबर को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। पुर्तगालियों की व्यापारिक व राजनीतिक स्थिति क्या थी? स्पेन द्वारा हिंद महासागर पर अधिकार छोड़ने के उपरांत पुर्तगाली एक छत्र बादशाह हो गए। इसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों ने सतगांव चटगांव में फैक्ट्री खोली और बुंदेल और हुगली में भी अपने कारखानों का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने वेडोर द एजेंडा नामक पद स्थापित किया, जिसका कार्य राजस्व और कार्गो और नौसैनिक बेड़ों को भेजना था। ठीक है, वेडोर द एजेंडा, इसका क्या काम था? राजस्व और कार्गो और नौसैनिक बेड़ों को भेजना। किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक क्या? पतन क्यों हुआ उनका? मिस्र, फारस और उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय तथा उनके पड़ोसियों के रूप में मराठाओं का उद्भव हुआ। 1538 में तुर्की का अदन पर अधिकार हो गया, जिससे पुर्तगाली ना तो पूर्णतः मसालों के व्यापार पर नियंत्रण कर सके और ना ही अदन पर। फर्नांड ब्राडल कहता है कि पुर्तगाली कस्टम ऑफिसर बनकर रह गए। मिशनरियों की गतिविधियों से राजनीतिक भय उत्पीड़न जैसे न्यायिक जांच से पुर्तगालियों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। पुर्तगाली प्रभुत्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी तथा डच वाणिज्यिक संस्थाओं का उदय हुआ। ठीक है, अंग्रेज आ गए थे, डच आ गए थे, डच संस्थाएं आ गई थी, यह पुर्तगालियों को टक्कर दे रही थी। भारत में पुर्तगाली शासन की समुद्री डकैती और अवैध व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर भ्रष्टाचार और लालच भी इनके पतन का कारण बना। ब्राज़ील की खोज के कारण पुर्तगाली उपनिवेशों का पश्चिम की ओर पलायन हुआ। ठीक है, तो ये सारे कारक थे पुर्तगालियों के पतन के। पुर्तगालियों के आगमन का क्या महत्व था? क्यों इंपॉर्टेंट रहा इनका आगमन? पुर्तगालियों ने न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत की, बल्कि नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। ठीक है, नौसैनिक शक्ति का उदय हुआ, जहाज पर तोप के उपयोग की शुरुआत करी। ठीक है, पुर्तगाल समुद्र में उन्नत तकनीकों में माहिर थे। समुद्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में एक से अधिक डैक वाले जहाज़ों का निर्माण किया। मिशनरियाँ तथा चर्च में भारत में चित्रकारों, नक्काशी करने वालों तथा मूर्ति बनाने वालों के ये संरक्षक थे। पुर्तगाली संगठन बनाने में कुशल थे, जैसे शाही शास्त्रागार, जहाज बनाने के स्थान का निर्माण, निजी व्यापारिक जहाज़ों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य बलों को खड़ा करना आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, इन्होंने भारत में युद्ध की यूरोपीय कला एवं गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गोथिक स्थापत्य शैली भारत में किसने शुरू की थी? तो ये थी पुर्तगालियों ने। गोवा में चांदी के काम करने वाले तथा सोने के काम करने वाले सुनार की कला का विकास किया था इन्होंने। पुर्तगालियों ने तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, आलू और लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो सबको फोकस करना है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए तथा भारत में सबसे अंत में गए थे। कब गए थे? 1961 में। ठीक है, डच नीदरलैंड वासी। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए। ये नीदरलैंड थे, नीदरलैंड से आए थे ये। कॉर्नेलिस डी होटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बेंटन पहुंचा था। डच संसद की चार्टर द्वारा मार्च 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, डच संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आंध्र क्षेत्र में 1605 में मछलीपट्टनम भी बोलते थे, में पहले कारखाने की स्थापना की डचों ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में 1605 में। बाद में पुर्तगालियों को हराकर प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक शक्ति के प्रमुख के रूप में उभरे। भारत में उनका प्रमुख केंद्र था पुलिकट। यहीं पर डचों के स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले गए थे। डच यमुना घाटी और मध्य भारत में उत्पादित नील, इंडिगो, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल क्षेत्र से वस्त्र तथा रेशम, बिहार से सोरा और गंगा की घाटी से उत्पादित अफीम एवं चावल का व्यापार करते थे। भारत से भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। भारत से भारतीय वस्त्र का निर्यात कौन करते थे? डच।
डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। और 1623 में अंग्रेजों और डचों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें डचों ने भारत में और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अपने अधिकार क्षेत्र के दावों को वापस ले लिया था। 1650 में अंग्रेज भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगे। लगभग 70 वर्षों तक अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ाइयाँ जारी रही, जिसमें डच एक एक करके अपने बस्तियों उपनिवेशों को अंग्रेजों के हाथ खोते चले गए। डचों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे तो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। वे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करने आए थे। डच, उनका क्या पर्पज़ था? व्यापार करना। पुर्तगालियों का भी पर्पज़ ये था कि वे भी व्यापार पे एक अधिकार चाहते थे। उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूहों में था, जहाँ से वे व्यापार के माध्यम से बड़ा लाभ अर्जित करते थे। ठीक है। भारत में प्राय आंग्ल डच युद्धों में डचों की हार हुई। जो आंग्ल डच युद्ध हुआ था उसमें हार गई डच। उनका ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर स्थानांतरित हो गया। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुगली के निकट। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इस पराजय से भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुआ था ये युद्ध, किस किस के बीच में हुआ और किस किस में हार हुई। अब आए अंग्रेज। डचों के बाद कौन आ गए? अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया, जिसमें 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। और ध्यान रखेंगे 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। 1609 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस भारत में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में आया। उसने सूरत में एक अंग्रेजी व्यापार केंद्र की स्थापना करने की इजाज़त मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के चलते जहांगीर ने उसे इजाज़त देने से मना कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली थे यहाँ पे इस टाइम। अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1615 में सर टॉमस रो भारत में जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा का दूत बनकर आया तथा भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल में आया था ये? जहांगीर के शासनकाल में। सर टॉमस टॉमस रो। और कब आया था ये? 1615 में। 1661 में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ और 1700 तक मुंबई, मद्रास, कलकत्ता भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के 3 प्रेसिडेंसी शहर बन चुके थे और जिनकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। भारत आने के लिए समुद्र मार्ग ही क्यों चुना था इन्होंने समुद्र मार्ग? यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की भावना का उदय हो रहा था। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ना, जो समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग की ओर बढ़ने लगी, मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसे संरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता थी। 1543 में कुस्तुनतुनिया तथा बाद में सीरिया एवं मिस्र पर ओटोमन साम्राज्य तुर्की का अधिकार हो गया था, जिसमें अरबों और तुर्कों से बिना सामना किए भारत तक पहुंचने का मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। ठीक है। वेनिस और जेनोवा तुर्कों से लड़ने के लिए बहुत छोटे थे। उत्तरी यूरोपीय धन और आदमियों के द्वारा जेनोवासी जहाज़ों एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा स्पेन एवं पुर्तगाल की मदद करते थे। जेनोवासी जो थे, सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क और फिर फ्रांसीसी भारत में आए। डेनमार्क उपनिवेश 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंडिया में। 1620 में भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट त्रैंकोबार में पहली फैक्ट्री एवं दूसरी सेरामपुर में स्थापित की गई। ये किनकी थी? डेन फैक्ट्री थी ये। इनकी प्रारंभिक बस्तियां कोलकाता के निकट सेरामपुर मुख्यालय में थीं। डेनिश फैक्ट्रियों को 1745 में अंग्रेजी सरकार को बेच दिया गया और वे भारत से चले गए। फिर आए फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा की गई थी। फ्रैंकोइस कैरो ने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1673 में फ्रैंको मार्टिन द्वारा शेर खान लोदी से पांडिचेरी प्राप्त किया गया था। 1698 में पांडिचेरी डचों ने छीन लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रेजीविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, बंगाल के क्षेत्रों में
अपनी सर्वोच्च प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 3 कर्नाटक युद्धों के बाद अंततः अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को हरा दिया गया और वह पांडिचेरी तक ही सीमित रह गया। और पावरफुल सत्ता किसकी बन गई थी? अंग्रेजों की, क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको बोलते हैं सेंट थोमे का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध। कब हुआ था ये? 1740 से 48 ईस्वी तक चला था। 40 से 48 तक चला, 40 में शुरू हुआ, 48 में ख़त्म हुआ। कारण क्या था इसका? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। संधि कौन सी हुई थी इस युद्ध में? एक्सला शापेल की संधि हुई थी 1748 में। इस संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। और इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? ना तो फ्रांसीसियों को लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर कर दी थी। ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ फिर अंबर का युद्ध कहा जाता है इसको, और ये हुआ था 1751 में शुरू और 1755 तक चला ये। इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक विवाद को लेकर। और संधि हुई थी इसके अंदर, पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। इसके द्वारा ये दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ? ये अनिर्णायक रहा। इसमें दक्षिण भारत में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों की शक्ति कम हुई, अतः अंग्रेजों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ और इसको कहा जाता है वांडीवास का युद्ध। 1756 में शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक ये चला, और इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। कौन सी संधि हुई इसमें? पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, और परिणाम हुआ इसका वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। ठीक है। वांडीवास का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1760 में हुआ था और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अब है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंध व्यक्तित्व। ठीक है। कौन कौन से व्यक्तित्व थे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से रिलेटेड? तो वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री जो समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप से 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पुर्तगाली यात्री था, ये भी 1500 में भारत पहुंचा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक और द्वितीय गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नीनी डी कुन्हा, पुर्तगाली गवर्नर, इसने 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी। कैप्टन हॉकिंस, अंग्रेज यात्री था ये, और जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में। जॉब चार्नोक, ये कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक था। थॉमस रो, जेम्स प्रथम का राजदूत था ये, जो जहांगीर के दरबार में 1615 से 1618 तक रहा था, और साम्राज्य के विभिन्न भागों में कंपनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में ये सफल रहा। चार्ल्स आयरे, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। जॉन चाइल्ड, अंग्रेजी कंपनी का अधिकारी जिसने पश्चिमी तट पर मुगल जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से क्षमा मांगी। फर्रुख सियर, मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी को 1717 में फरमान दिया था, फर्रुख सियर था। विलियम नेरिस, अंग्रेजी कंपनी का दूत जो मुगल शासक औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु गया था। फ्रैंको मार्टिन, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था ये, फ्रैंको मार्टिन। और फ्रांसिस डे, ये मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक था। शोभा सिंह, वर्धमान का जमींदार, 1690 के दशक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था इसने, शोभा सिंह ने। भीम आजी पारिक, अंग्रेजी कंपनी का मध्यस्थ व्यापारी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किया था। फादर मॉन्सरेट, मुगल दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली शिष्टमंडल का अध्यक्ष। जॉन सरमैन, मुगल सम्राट फर्रुख सियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था। फ्रांसिस कैरान, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करने वाला फ्रांसीसी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गेराल्ड आंगियार, बॉम्बे का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक था ये, और यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से संबंध स्थल। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित स्थल कौन कौन से रहे हैं? इम्पोर्टेंट। कालीकट, केरल में स्थित मालाबार तटीय बंदरगाह जहाँ वास्को डी गामा पहली बार 17 मई 1498 को उतरा था। कोचीन, केरल में स्थित बंदरगाह है, ये भी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी कोचीन। और गोवा राज्य पुर्तगालियों का भारत में सर्वप्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है। सैंथोम, दक्षिण पूर्व
क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल रहा है सैंथोम। पुलिकट तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह जो भारत में डचों का प्रमुख केंद्र रहा है। पुलिकट जो है वो डचों का प्रमुख केंद्र रहा है। सैड्रास मद्रास से दक्षिण में स्थित बंदरगाह जो डचों का केंद्र था। बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था इसमें। सुवाली सूरत के निकट अवस्थित जहां कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। हरिहरपुर उड़ीसा में अवस्थित जहां 1633 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ट्रैंकोबार तमिलनाडु में स्थित जहां डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। और सेरामपुर बंगाल में स्थित जहां डेनिशों ने 1676 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल में रहे सेरामपुर। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो कोरोमंडल तट पर है। चाउल महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर अवस्थित और ये पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र था। चाउल पटना बिहार की राजधानी जो सोरे के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध था और यहाँ डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है और जिसे पुर्तगाली हंतदक चौतज कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे पुर्तगाली से चटगांव को? हतदंक चौतज। कन्नानौर मालाबार तटीय क्षेत्र में स्थित और जहां वास्को डिगामा ने 1505 में फैक्ट्री खोली। सुतानती, कालिकता व गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर इन तीनों से मिलकर बना था कलकत्ता। ठीक है, तो ये स्थल थे इम्पोर्टेंट। और उससे पहले कौन थे ये इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व थे इससे रिलेटेड। इम्पोर्टेंट है, सारे रिवीजन कर लेना, देख लेना एक बार और वीडियो पॉज करके। ठीक है। ब्रिटिश विजय के समय मुगलों की क्या स्थिति थी? औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक की गलत नीतियों से मुगल साम्राज्य की स्थिरता क्षीण हुई, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था जैसे 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमजोर शासकों ने दिल्ली को त्रस्त कर दिया, जिससे कई स्थानीय प्रमुखों ने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल सेना की शक्ति प्रतिष्ठा का पतन हुआ। मुगलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थीं? बाह्य चुनौतियां, बाह्य आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1738 से 39 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1748 से 1767 ईस्वी में। ये इनकी बाह्य चुनौतियां थी इनके समक्ष। आंतरिक चुनौतियां क्या थीं? औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए थे सारे। मराठों, सिखों, राजपूतों की बढ़ती साख के कारण प्रशासनिक चुनौतियां मिल रही थी इनको, और स्थानीय गवर्नर द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणाएं की गई थी। ये इनके सामने आंतरिक चुनौतियां थी। उत्तरकालीन मुगल शासक हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब जैसे नए राज्य स्थापित हुए तथा मराठाओं ने भी अब सिर उठाना शुरू कर दिया था। अब नए राज्य स्थापित हो रहे थे। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा और इसको क्या उपाधि दी गई थी? साहिब-ए-खबर। खफी खान ने इसको ये उपाधि दी थी साहिब-ए-खबर की। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र शहजादा मुअज्जम 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। मराठाओं, साहू की रिहाई, जाटों और राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई थी इसने, बहादुर शाह प्रथम ने। सिख नेता बंदा बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया और गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। जहांदार शाह फरवरी 1712 से फिर 1713 तक ये रहे और इनको क्या कहा गया? लंपट मूर्ख या लापरवाह कहा गया इन्हें। और इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी जहांदार शाह ने और जजिया कर को इन्होंने समाप्त किया था। फर्रुख सियर आया फिर 1713 से 1719 ईस्वी में और इसको क्या उपाधि मिली? घृणित कायर और शाहिद मजलूम की उपाधि दी गई इसको। सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह की इसने हत्या की थी। सैयद बंधुओं में कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली को नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। यह धार्मिक सहिष्णु था और इसने जजिया और धार्मिक यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया था फर्रुख सियर ने। और कुलीनों के द्वारा मारा जाने वाला ये पहला शासक था। कुलीनों ने मार दिया था इसको। इसने अंग्रेजों को 1717 में 3 फरमान जारी किए जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी इसने, फर्रुख सियर ने। फिर कौन आया? रफ़ी-उद-दरजात आया 28 फरवरी से 4 जून 1717 तक रहा ये शासक।
सबसे कम अवधि के लिए शासन करने वाला शासक रहा है रफ़ी उद्दरजात, और इसकी मृत्यु का क्या कारण रहा है, इसको टीबी हो गया था, क्षय रोग। फिर आया रफ़ी उद्दौला, शाहजहाँ द्वितीय कहा गया इसको, और ये 16 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहा। अफीम का आदी था ये, और इसकी मृत्यु का कारण था पेचिस की बीमारी। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी में, इसने निजामुल उल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है। 1724 ईस्वी में निजाम मुल्क के द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद की राज्य की स्थापना की गई थी। निजाम उल मुल्क ने करी थी हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में। 1734 ईस्वी में दिल्ली पर बाजीराव प्रथम का आक्रमण हुआ, और 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया था इस युद्ध में, 1739 में करनाल के युद्ध में। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया, और इसके समय फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, फारस का शासक कौन था, नादिर शाह उस टाइम पर, और इसने 1739 में दिल्ली पे आक्रमण किया था। फिर आया अहमद शाह बहादुर, 1748 से 54 तक रहे ये एक अयोग्य शासक था। इसने उधम भाई रानी माँ या किबला-ए आलम के हाथों सिंहासन सौंप दिया था। इसी के काल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद आए आलमगीर द्वितीय, 1754 से 58 तक ये शासक रहा। इसका नाम अजीजुद्दीन था, और इसके शासन में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय अलीगोहर 1759 से 1806 ईस्वी तक रहे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ इनके शासनकाल में 1761 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इलाहाबाद की संधि हुई 1965 में, नहीं तो 1765 में। ठीक है, ये 1900 गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 1765 बना लेना। शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी तक रहे। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। फिर आए बहादुर शाह द्वितीय जफर, अंतिम मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह द्वितीय, और 1857 का विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ था। नादिर शाह, फारसी का आक्रमण 1748 से 1739 ईस्वी नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था, धन को लूटना था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, और इसमें मुगलों की हार हुई थी। नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया था, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, मोहम्मद शाह को बंधक बना लिया था, और सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। इसके द्वारा तख्ते ताउस मोर सिंहासन कोहिनूर को लूट लिया गया था, ले गया था तख्ते ताउस को और कोहिनूर हीरे को लूट के यहाँ से। फिर आया अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1764 ईस्वी तक। इसे दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को, और ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इसने मराठों को हरा दिया था इसमें। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में। मुगलों के पतन के क्या कारण रहे हैं भाई, कारण भी देख लो। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन में उत्तरवर्ती औरंगजेब के पश्चात शासक मुगल सम्राटों की अव्यक्तिगत क्षमताएं, अक्षमताएं, विलासिता, धर्मांधता एवं दरबारी गुटबंदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य संबंधी औरंगजेब के बाद निःशक्त उत्तराधिकारी आए, जो योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। उत्तराधिकारी के लिए कोई निश्चित नियम नहीं रहे। मुगल अभिजात वर्ग का पतन हो गया, सैनिक दुर्बलता आई। एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा शासित होने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया था। औरंगजेब की दक्कन और धार्मिक नीतियाँ जिम्मेदार रहीं। ईरानी और तुरानी राज्यों के द्वारा आक्रमण किया गया और यूरोपवासियों का आगमन हो गया था। ये सब इनके पतन का कारण रहे हैं। क्षेत्र संबंधी जमींदारों और वंशानुगत भूमालिकों के प्रभाव और शक्तियों में वृद्धि हुई। जागीरदारी की शुरुआत हुई। कुलीनों को जमीन देना, इससे आय में कमी होती चली गई। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं, युद्ध के खर्चे, खालसा जमीनों में कमी, राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन, तकनीकी प्रगति का अभाव, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं तथा राज्यों का उदय, ये कारण थे। बाह्य कारण, उत्तर पश्चिम से आक्रमण के खिलाफ आंतरिक शांति, शक्ति और एकता का अभाव था। ठीक है, एकता का अभाव था और आंतरिक शक्ति का, तो ये बाह्य कारण रहे, क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहे थे और एकता थी नहीं यहाँ पे। तो ये सारे कारण रहे हैं मुगलों के पतन की। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर नवीन राज्यों का सृजन हुआ, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और अराजकता के बल पर
9 स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। कौन कौन से थे? मैसूर, अवध था, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे और कर्नाटक आदि। ये सारे नए राज्य स्थापित हुए जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद अवध एवं हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के क्या कारण रहे हैं? केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा है, कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी पावरफुल, और शासक वर्ग का नैतिक पतन और कुछ क्षेत्रीय शासकों का योग्य नेतृत्व, जैसे हैदर अली था, टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह थे, महादजी सिंधिया थे। ठीक है, ये पावरफुल नेता रहे हैं, क्षेत्रीय शासक रहे हैं। इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्तराधिकारी राज्य, ठीक है, ऐसे मुगल प्रांत जो स्वतंत्र राज्यों में बदल गए तथा जिनकी स्वतंत्र तथा स्वायत्त राजनीति थी। उदाहरण कौन कौन से हैं? उत्तराधिकार राज्यों के उदाहरण याद रखेंगे। यह है अवध, शहादत खान और बुरहान मुल्क। और हैदराबाद में कौन था? क्लिच खान या निजामुल मुल्क यहाँ का शासक था। और बंगाल में कौन था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अवध, हैदराबाद और बंगाल ये कैसे थे? उत्तराधिकार राज्य थे। स्वतंत्र राज्य, ये राज्य मुगल नियंत्रण वाले प्रांतों की अस्थिरता के कारण बने। ठीक है, मुगल नियंत्रण की यहाँ अस्थिरता थी, इसके कारण ही स्वतंत्र राज्य बने। इनके उदाहरण हैं राजपूत राज्य बने मैसूर, केरल, मार्तंड वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था केरल को। नए राज्य मुगल शासन के अंतर्गत बागियों द्वारा स्थापित किए गए नए राज्य, इनमें कौन से थे? जाट, भरतपुर में चूड़ामन, बदन सिंह के द्वारा जाट राज्य की स्थापना की गई थी। सिख, मराठा, रोहिलखंड अली मोहम्मद खान के द्वारा स्थापित किए गए थे। और कुमाऊं तथा गंगा के बीच की हिमालय की तलछटी वाले क्षेत्र शामिल और फर्रुखाबाद, मोहम्मद खान बंगाश और दिल्ली के पूर्व में। ठीक है, ये नए राज्य थे। तो ध्यान रखेंगे उत्तराधिकार राज्य कौन से थे, कौन से स्वतंत्र राज्य थे, कौन से नए राज्य बने थे। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या रही हैं? कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी और किसानों की दयनीय स्थिति थी। व्यापार और उद्योग, निर्यात सूती वस्त्र, कच्चे रेशम, रेशमी कपड़े, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च, अन्य मसाले, कीमती पत्थर और दवाइयाँ और औषधियाँ। ठीक है, इन सब का निर्यात करते थे। आयात क्या था? फारस की खाड़ी से क्या आयात करते थे? मोती, ऊन, खजूर, मेवा और गुलाब जल। अरब से कॉफ़ी, सोना, औषधियाँ और शहद। चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और शिल्क। और तिब्बत से आयात करते थे सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़े। अफ्रीका से हाथी के दांत और औषधियाँ मंगाते थे। और यूरोप से ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा, सीसा और कागज। भारत में कपड़े उत्पादन के कौन कौन से केंद्र थे? ये कपड़े उत्पादन के केंद्र थे सारे ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, भड़ोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिक्काकोल, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और मदुरई। ये सब क्या थे? कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। जहाज निर्माण कहाँ कहाँ होता था? महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कालीकट और कोल्लम में। ठीक है ना? हाँ। शिक्षा क्या थी? शिक्षा के क्या केंद्र हैं? प्राचीन शिक्षा पर निर्भरता के साथ पारंपरिक शिक्षा भी थी यहाँ। और प्रारंभिक शिक्षा का हिंदुओं पाठशाला और मुसलमान मकतबों में प्रचलन व्यापक मात्रा में था। महिला शिक्षा पर शायद ही ध्यान दिया गया हो। उच्च शिक्षा को चतुष्पनी बिहार और लोल बंगाल कहा जाता था। ठीक है, उच्च शिक्षा को चतुष्पनी और लोल कहा जाता था। काशी, वाराणसी, तिरहुत, मिथिला, नादिया तथा उत्कल में संस्कृत शिक्षा के विशेष क्षेत्र थे। ठीक है, ये संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र थे। मदरसा, अरबी और फारसी उच्च शिक्षा के संस्थान थे। मदरसा और फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था अजीमाबाद, पटना। ठीक है, यहाँ पे फारसी शिक्षा दी जाती थी। समाज पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज है। हिंदू समाज पितृसत्तात्मक और जाति व्यवस्था थी, दृढ़ जाति व्यवस्था। मुस्लिम समाज शिया सुन्नी में बटा हुआ था, शिया सुन्नी, शरीफ तथा अलिफ। ठीक है, शिया सुन्नी जो थे ये कुलीन और विद्वान लोग थे, शिया सुन्नी और शरीफ, और अलिफ जो थे निचले वर्ग के लोग थे मुस्लिम समाज में। महिलाएं पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी प्रथाएं थीं। और 10 प्रथाएं, इन्हें घरेलू नौकर, सेवक के बजाय वंशानुगत नौकर माना जाता था, दासों को। कला, वास्तुकला एवं संस्कृति, आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा 1784 में बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इमामबाड़ा किसने बनवाया था? लखनऊ में आसफ उद्दौला ने। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली में, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा के अंदर। जीज मोहम्मद ने खगोलीय अध्ययनों के लिए शाही समय सारणी बनवाई।
भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध पद्मनाभपुरम महल बनवाया गया था। कला की राजपूताना और कांगड़ा शैली का विकास हुआ था। उर्दू के मीर, सौदा, नाजिर, मिर्जा गालिब आदि प्रसिद्ध कवि शायर थे इस टाइम पे। तमिल तयुमनावर के द्वारा सितार वादन। मलयालम कंचन नाम्बियार द्वारा श्रमद और पंजाबी वारिस शाह द्वारा हीर रांझा। सिंधी अब्दुल लतीफ़ के द्वारा रिसालों कविताओं का संग्रह किया गया था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और अब शुरू होगा सेकंड चैप्टर, भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण और विस्तार। पहला तो था यूरोपीय आगमन और अब चलेगा अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण और विस्तार। अब है सेकंड चैप्टर, भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण और विस्तार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा एशिया माइनर तुर्की पर विजय प्राप्त करने और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेने के बाद सभी व्यापारिक मार्ग तुर्की साम्राज्य के शासन के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था कुस्तुनतुनिया पे, और किस पे कर लिया था? एशिया माइनर, टर्की को बोलते थे एशिया माइनर, उस पर कब्जा कर लिया था। और जो भी व्यापारिक मार्ग थे तुर्की साम्राज्य के, अब वे किसके नियंत्रण में आ गए थे? ऑटोमन साम्राज्य के। नहीं, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। ये तुर्की साम्राज्य के शासन में आ गए थे। व्यापारिक मार्गों पर वेनिस तथा जेनोआ का भी एक अधिकार था, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों को एशिया और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीपों के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करने की जरूरत पड़ी। साथ ही उन लोगों ने आशा अंतरिप की भी खोज की। पुनर्जागरण के बाद स्पेन के कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई थी। ध्यान रखेंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब करी थी? 1492। कहाँ का था ये? स्पेन का। वास्को डी गामा पुर्तगाली था ये, और 1498 में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने। अंग्रेजों द्वारा 16वीं शताब्दी में आयरलैंड को जीतने के साथ ही इनका विजय अभियान प्रारंभ हुआ। ठीक है, डच फैक्ट्री गुजरात, केरल, मद्रास, बंगाल, बिहार और यूपी में डच फैक्ट्रियां थीं। यहाँ पर डच फैक्ट्रियां लगी थी, परंतु उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और मसालों के द्वीप, स्पाइस द्वीपों में थी। ठीक है, वे इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं ले रहे थे, इनमें गुजरात, केरल, मद्रास में फैक्ट्रियाँ बेशक थी इनकी, लेकिन कहाँ थी दिलचस्पी? इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और जो स्पाइस द्वीप थे वहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विकास तथा प्रभाव 1600 से 1714 ईस्वी। 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना व्यापारिक प्रतिष्ठान या स्थान के रूप में की गई थी। पश्चिमी तट में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने उसे शाही फरमान जारी किया। 1615 में टॉमस रो आया। मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान इसने प्राप्त किया। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास को व्यापारिक केंद्र बनाया गया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी की गई। ठीक है, इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन बन गए थे? मराठा बन गए थे। ठीक है, डच की बात हो रही है, डचों की। ठीक है, कौन बन गए थे इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी? मराठा। 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनका कालक्रम देखो। अब तक तो डच के बारे में चल रहा था और अब आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कालक्रम। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1608 विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के चलते फरमान प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल में आया था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के, 1608 में। 1611 कैप्टन मिडलटन ने सूरत के मुगल प्रशासकों से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और मसूलीपट्टनम में भी व्यापार करना शुरू किया। 1615 कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है,
अंग्रेजों की दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? मसूलीपट्टनम में। 1618 टॉमस रो 2 फरमान प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें से पहला बिना कर या प्रतिबंध के आंतरिक व्यापार करने की छूट तथा दूसरा आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी गई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, जिससे उनके व्यापार की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 1633 में पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा में कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। और 1651 में कंपनी को हुगली, कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में भी व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1661 ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की राजकुमारी ब्रैगांजा की कैथरीन से शादी करने के बाद बॉम्बे को दहेज के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज में दे दिया था ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन की जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी ब्रेगांजा, इसकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, किससे हुई थी? ठीक है, क्योंकि ब्रेगांजा जो थी ना, ये इनकी राजकुमारी, इसकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय से। 1667 ईस्वी औरंगजेब के द्वारा अंग्रेज को बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया गया। औरंगजेब के द्वारा अंग्रेजों को इसने फरमान दे दिया था बंगाल में व्यापार करने का। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी को सूरत से हटाकर बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। 1700 में सुतानती, गोविंदपुर और कलिकाता, ये 3 क्षेत्र थे। कालीघाट का विकास करके और उनके एकीकरण के माध्यम से कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया, जिसका संरक्षण बंगाल के मुगल प्रशासक गवर्नर को दिया जाता था। मुगल प्रशासक जो था गवर्नर, उसके पास इनका संरक्षण था। किलेबंदी बस्तियों को फोर्ट विलियम 1700 नाम दिया गया तथा 1700 में बंगाल सन 1911 तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बना रहा। बंगाल 1911 तक क्या रहा? अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी रहा। ठीक है। 1717 मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फरमान के द्वारा बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में कंपनी को व्यापार पर प्रतिबंध और करों से संबंधित बड़ी संख्या में छूट प्रदान की गई। और इन छूटों में शामिल थे क्या? कंपनी के आयात निर्यात को करों और चुंगी से छूट मिल गई थी। उनके सामानों की आवाजाही के लिए उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। हैदराबाद में कर रहित व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुद्रा के रूप में वैधता प्रदान की गई। ठीक है, तो ये छूट मिली थी किसमें? कंपनी का मैग्ना कार्टा जो था, जो फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को फरमान जारी किया था उसमें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय। बंगाल मुगलकालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। मुर्शीद कुली खान बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खान। और इसके उत्तराधिकारी थे सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान। के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल से सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी तथा सिल्क और सूती वस्त्र ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से किए जाने वाले व्यापार का 60% बंगाल से होता था। आदि वस्तुओं का निर्यात करके व्यापार प्रारंभ किया गया। ठीक है, बंगाल से सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। 1633 ईस्वी से 1663 ईस्वी के बीच बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना तथा ढाका में कारखाने स्थापित किए थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इनमें हुगली महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार, आयात निर्यात करने के बाद बादशाह फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया और उन्हें इन सामानों की आवाजाही के लिए दस्तक, व्यापार करने के लिए मुफ्त पास जारी करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। यही दस्तक लगातार संघर्ष का कारण बना। अंग्रेज कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त होने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज हो गया, क्योंकि प्रांतीय राजकोष में बड़ी हानि हो रही थी। अंग्रेजी व्यापारिक हितों में बंगाल सरकार के बीच मतभेद का मुख्य कारण प्रांतीय राजकोष में होने वाली हानि बनी। ठीक है, क्योंकि प्रांतीय राजकोष
घटता जा रहा था, कमी होती जा रही थी उसके अंदर। 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया और अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। ये अंग्रेज व्यापारी था इंटरलोपर्स, ठीक है। ये जो कंपनी के नियंत्रण से इसने बिल्कुल मुक्त होकर व्यापार किया था। 1757 ईस्वी और 1765 ईस्वी की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा, जैसा कि बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में परास्त किया, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का 1764 में। 1741 में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना और यह एक योग्य शासक था अलीवर्दी खान, और इसने अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए इसने सम्राट मोहम्मद शाह से बहुत धन के बदले एक पुष्टि पत्र, कन्फर्मेशन प्राप्त कर लिया। अलीवर्दी खान ने अपने शासन के 15 वर्ष मराठों से युद्ध में व्यतीत कर दिए, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम से अपने किले मोर्चे को मजबूत बनाया गया और अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। ध्यान रखेंगे, मधुमक्खियों की उपमा किसने दी थी यूरोपियों को? अलीवर्दी खान ने। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी, ठीक है। ये वाक्य किसका था? अलीवर्दी खान का। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और उसके बाद कौन बना? सिराजुद्दौला बादशाह बना अलीवर्दी खान के बाद। अब आया सिराजुद्दौला, ये रहा था 1756 से 1757 ईस्वी तक बादशाह बना रहा ये, और इसका वास्तविक नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफ़र थे। ये कौन थे? सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और सिराज की मौसी घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफ़र, ये सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। सिराजुद्दौला ने मनीहारी का युद्ध हुआ था 1756 में, शौकत जंग को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया तथा मानिक चंद्र को किले का प्रभारी बनाया। 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया और इस किले की एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज स्त्री, पुरुष व बच्चों को बंद कर दिया। इसमें सुबह तक केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे और इस घटना को अंग्रेज इतिहासकार होलवेल ने क्या कहा? इसको काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है? होलवेल ने कहा है, होलवेल का कथन है, होलवेल ने कहा है ये। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और मानिक चंद्र ने घूस लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया। अब आया अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी अलीनगर की संधि। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इस संधि का उल्लंघन भी प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण था, ठीक है। इस संधि के अनुसार सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी फैक्ट्रियों को वापस करते हुए 3 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना भी दिया गया, ठीक है। ये कौन सी है? अलीनगर की संधि की बताई कि अलीनगर की संधि में क्या हुआ था। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के ढालने का अधिकार भी संधि में दिया गया था कि वे कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते हैं, सिक्के भी ढाल सकते हैं। राय दुर्लभ, जगत सिंह, अमी चंद के प्रभावशाली समूहों के द्वारा नवाब का विरोध किया गया। आंतरिक झगड़े और दरबार में सिराजुद्दौला का विरोध होना शुरू हो गया था। प्लासी का युद्ध हुआ 1757, 23 जून 1757। प्लासी गांव बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। प्लासी का क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच गठबंधन था किसका? मीर जाफ़र, अलीवर्दी खान की बहन का पति था ये। राय दुर्लभ चंद, अमीचंद, जगत सेठ के साथ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और बनाम सिराजुद्दौला। इन तीनों का गठबंधन था और एक तरफ था सिराजुद्दौला। नवाब के वफादार मीर मदान और मोहन लाल युद्ध में मारे गए। अंग्रेजों को द्वारा अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया सिराजुद्दौला की जगह, ठीक है। मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला मारा गया था इस युद्ध में। मीर जाफ़र 1757 से 1760 ईस्वी। 28 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना और इसने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, ठीक है।
1760 ईस्वी में बंगाल के नए गवर्नर वेंसटार्ट ने मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अब मीर जाफ़र भी हटा दिया इन्होंने, मीर कासिम को बना दिया और इसे बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मीर कासिम आ गया मीर जाफ़र की जगह। मीर कासिम अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक था ये, ठीक है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ले गया मुंगेर, और मुंगेर में तोप निर्माण के लिए इसने एक कारखाना स्थापित किया था। कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त करके मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। जब कंपनी को लगा कि ये तो हमारे पक्ष की बात ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मीर कासिम को हटाया और फिर किसको बना दिया, वापस मीर जाफ़र को। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। कंपनी के नौकरों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया था, इसलिए ये इसका कारण था। शाही फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टोल या परागमन शुल्क बकाये के व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। नौकरों के द्वारा दस्तक को अपने साथी व्यापारियों को बेचा जाने लगा था। इस तरह मीर कासिम के द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए सभी छूटों को खत्म कर दिया गया और यह संघर्ष अंततः युद्ध में परिणत हो गया और 1763 में मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। मीर कासिम कहाँ भाग गया, अवध भाग गया था। अवध में वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिल गया था, ठीक है। मीर कासिम जाके मिल गया शुजाउद्दौला के साथ में, अवध का नवाब था ये, और शाह आलम द्वितीय के साथ में। युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ़र था। परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जीत लिया और मीर जाफ़र को एक कठपुतली की तरह सिंहासन पर बिठा दिया। जो जैसा अंग्रेज कहते थे ये बस वही करता था। बक्सर एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने उत्तरी भारत में अंग्रेजों की प्रभुत्ता कायम कर दी थी, ठीक है। बक्सर एक निर्णायक युद्ध था, इससे ही तय हुई थी उत्तरी भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुजाउद्दीन और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, शुजाउद्दीन ने इलाहाबाद को बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया और उसने जमींदारों को संपत्ति का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की संधि के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इलाहाबाद की दूसरी संधि, शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया और उसके द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी दीवानी अधिकार प्राप्त होगी। निजामती कार्यों के प्रावधानों को भी कंपनी के हवाले कर दिया गया था। अब है बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी। इसकी शुरुआत किसने की थी, बंगाल में द्वैध शासन की, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। दोहरी सरकार की प्रणाली, इसमें दीवानी जो राजस्व वसूलने और निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। अब राजस्व वसूलने का काम भी कंपनी करेगी और पुलिस और न्यायिक काम जो थे वे भी कंपनी करेगी। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत का कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया। अलग दीवान तथा निजाम की इसी प्रणाली को शासन की दोहरी प्रणाली कहा गया, जबकि निजामत के वास्तविक अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। कंपनी को उपसूबेदार और दीवान को नामित करने का अधिकार दिया गया। मोहम्मद रजा खान बंगाल और राजा शिताब राय बिहार को उपदीवान नियुक्त किया गया, ठीक है। मोहम्मद रजा खान बंगाल के उपदीवान बने और राजा शिताब राय कहाँ के, बिहार के। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम का भी कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खान, प्रशासनिक विफलता के कारण इस प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा खत्म कर दिया गया। हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की, ठीक है। अब आया मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था तो तब मैसूर राज्य का उदय हुआ। वाडियार वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय ने यहाँ पे शासन किया था मैसूर में। और 1749 में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की थी, एक सैनिक था। और 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंजराज को पराजित करके मैसूर पे अधिकार कर लिया था। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक अस्त्र कारखाना स्थापित किया था।
यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला ये पहला भारतीय शासक था, हैदर अली। ठीक है। माधवराव के नेतृत्व वाली मराठाओं से हार गया था ये, मराठाओं से माधवराव नेतृत्व कर रहे थे, उनसे हार गया था हैदर अली। 1774 से 76 ईस्वी के बीच उसने मराठाओं पर आक्रमण करके अपनी सभी खोए हुए क्षेत्रों को वापस अपने अधीन कर लिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इसका टाइम पीरियड, 1767 में शुरू हुआ था और 69 में ख़त्म हुआ था। और ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण। हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता और कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों से मित्रता। हैदर की तो थी फ्रांसीसियों से मित्रता और कर्नाटक के नवाब किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से, और से शत्रुता के कारण ये युद्ध हुआ। 1767 ईस्वी में हैदर द्वारा एक अंग्रेजी जहाज को भी नष्ट कर देने के कारण ये युद्ध हुआ था। मराठा, अरकोट के नवाब और अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध थे। मराठा भी और अरकोट के नवाब भी और अंग्रेज भी। मद्रास की संधि, अंग्रेजों की अंतिम रूप से पराजय हुई। किसमें? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। और 1769 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर स्मिथ से मद्रास की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया एवं एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। हैदर अली ने यह संधि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसने कंपनी के अस्तित्व को नकार दिया था। हैदर अली के द्वारा समझाने पर मराठाओं और अरकोट के नवाब ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया था। ठीक है, हैदर अली ने अपने पक्ष में कर लिया था मराठाओं को और अरकोट के नवाब को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ फिर 1780 से और 84 तक चला। ये निर्णायक युद्ध था। पहले में तो मैसूर राज्य जीत गया था, अंग्रेज हार गए थे उसमें तो। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा संधि का उल्लंघन, जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया और अंग्रेज मैसूर की सहायता के लिए नहीं आए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन कर दिया था, क्योंकि उसमें ये हुई थी ना कि अगर कोई भी हम आक्रमण करेगा तो एक पक्ष दूसरे की सहायता करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो उस टाइम अंग्रेज जो थे वे उस संधि के मुताबिक बिल्कुल भी हेल्प करने के लिए नहीं आए थे मैसूर की। हैदर अली को फ्रांसीसियों के साथ निकटता बढ़ती गई। हैदर अली ने माहे पर कब्जा कर लिया, जो अभी तक हैदर अली के पास था। अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा कर लिया था। 1782 में जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हरा दिया। उसके बाद हैदर अली को 1782 ईस्वी में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने जंग जारी रखी। 1784 में मंगलोर की संधि हुई और इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये 1790 में हुआ और 92 तक चला। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था टीपू द्वारा 1789 में त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण करना, क्योंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था और टीपू ने इस पर आक्रमण कर दिया, इसलिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने त्रिमैत्री संगठन, अंग्रेज थे इसमें, मराठा और निजाम थे, के साथ मिलकर टीपू पर आक्रमण कर दिया। 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज जनरल मिडोज को परास्त कर दिया। ठीक है, 1791 में कार्नवालिस और मराठाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया। 1791 में टीपू सुल्तान को भारी मात्रा में युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा। इस संधि पर लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये 1799 में हुआ, अप्रैल में शुरू हुआ था ये और मई में ख़त्म हो गया 1799 में। 1789 में वेलेस्ली भारत आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया गया और 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया। टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर को 1799 में सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने उसमें मिला लिया। ठीक है, साम्राज्य में। सहायक संधि क्या थी? अब ये हैदराबाद के निजाम के साथ इस संधि का प्रथम उपयोग किया गया था। 1798 में इसने निजाम को फ्रांसीसी से अलग कर दिया और ब्रिटिश सहमति के बिना मराठा के साथ गठबंधन करने से भी मना कर दिया। दूसरा राज्य 1799 में मैसूर था। पहला हैदराबाद था, दूसरा
मैसूर था। वेलेज़ली ने अवध के नवाब को 1801 में सहायक गठबंधन की नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। लॉर्ड वेलेज़ली का भाई आर्थर वेलेज़ली हेरिस व स्टुअर्ट ने इस युद्ध में भाग लिया था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद वेलेज़ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और एवं अब भारत हमारा है। ठीक है, किसने कहा था ये? वेलेज़ली ने। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेलेज़ली को मार्क्विक्स की उपाधि मिली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेलेज़ली को मार्क्विक्स की उपाधि कब मिली थी? मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए। आंग्ल मराठा संघर्ष आ गया है। अब मैसूर युद्ध खत्म हो गए हैं, मराठा संघर्ष शुरू हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। के बाद प्रमुख मराठा वंश निम्नलिखित हैं। बड़ौदा में गायकवाड़ थे, पूना में पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर थे और नागपुर के भोसले थे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से और ये चला 1782 ईस्वी तक। सूरत की संधि हुई थी 7 मार्च 1775 को। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई ये और सालसेट तथा बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ध्यान रखेंगे, सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, 1775 में। पुरंदर की संधि हुई 1 मार्च 1776 को। कलकत्ता परिषद के द्वारा सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया और रघुनाथ राव को उसके पद से हटा दिया गया तथा उसे पेंशन दिया जाने लगा। ठीक है, उसे अपने पद से हटा दिया और उसे पेंशन देना शुरू कर दिया। नाना फडणवीस के द्वारा संधि की अवहेलना की गई, अंग्रेजों के द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। वडगांव की संधि हुई थी 29 जनवरी 1797 में हस्ताक्षर किए गए, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। ठीक है, अब आई सालबाई की संधि ये हुई थी 1782 में। वडगांव की संधि को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और उसने सिंधिया को भी हरा दिया। 20 वर्षों के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से शुरू हुआ था, 1805 तक चला। बाजीराव द्वितीय, पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को यशवंत राव होलकर के द्वारा हरा दिया गया था। इसमें अंग्रेजों तथा पेशवा के बीच पूना के सिंहासन के बदले बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए गए। बेसिन की संधि, ध्यान रखना है, अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुई थी। पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सिंधिया तथा भोसले ने मराठाओं की स्वतंत्रता को बचाए रखने की कोशिश की। वे आर्थर वेलेज़ली से हार गए। अंततः उन्हें भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, सिंधिया और भोसले को। यशवंत राव होलकर को 1804 में परास्त कर दिया। ठीक है, बेसिन की संधि, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया गया इसमें, और गुजरात, नर्मदा, तुंगभद्रा के समवर्ती क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए थे और निजाम से चौथ प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये बेसिन की संधि के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 और 1818 तक चला। ये बेसिन की संधि में मराठाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। 1817 में पेशवा के द्वारा पुणे में अंग्रेजी रेजिडेंसी पर हमला किया गया। यह मराठा राज्य को बचाने के लिए अंतिम प्रयास था। इन्होंने सभी मराठा सरदारों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया और अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। 13 जून 1817 को पूना की संधि पेशवा के साथ हुई, जिसके तहत मराठा संघ को भंग कर दिया गया और 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया। ठीक है, 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई, किसके साथ? सिंधिया के साथ में। सिंध तथा पंजाब पर विजय। सिंध आंग्ल रूसी प्रतिद्वंदिता तथा उन्हें जीत लिए जाने के डर से अंग्रेजों ने सिंध के प्रमुख सरदारों, अमीरों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए। 1839 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1843 ईस्वी में सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई 1809 में। पंजाब, अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के साथ शाश्वत या सतत मित्रता की संधि की थी। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी पंजाब में और ये अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के साथ करी थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ, 40 तक चला। ये रानी जिंद कौर सिख सेना के प्रभाव को कम करने के लिए लाल सिंह एवं तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना को अंग्रेजों पर फिरोजपुर में हमला कर दिया गया। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, 10 फरवरी 1846 को सोबराव के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। सोबराव का युद्ध रखेंगे ध्यान, 1846 में हुआ था।
युद्ध में सिखों के हार जाने के बाद लाहौर की संधि 18 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर किए गए। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। ठीक है, सिखों के साथ करी थी ये। सतलज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए गए। सिखों को 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। जालंधर दोआब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और लाहौर में हेनरी लॉरेंस के अधीन एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी गई। बहरावाल की संधि हुई थी, ये हुई थी 16 दिसंबर 1846 को। रानी जिंद को राज्य संरक्षक थी, ये प्रतिनिधि के पद से हटा दिया गया और दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। और 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये बहरवाल संधि के पॉइंट हैं। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में शुरू हुआ था, 49 तक चला। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सुल्तान के सूबेदार का विद्रोह। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों की विजय को नाशकारी विजय कहा जाता है। ठीक है, पंजाब का मुख्य कमांडर के अधीन आ गया था। पंजाब जो था किसके? मुख्य कमांडर के अधीन आ गया था और जॉन लॉरेंस जो था ये पहला मुख्य कमांडर बना। ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध, आंग्ल भूटान संबंध। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को भूटानियों से जीत लिया था। असम, उससे सटे इलाकों में लगातार आक्रमण किया जाता रहा तथा एल्गिन के दूध से गलत व्यवहार भी किया गया। अंग्रेजों को असम जाने वाले दर्रों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1865 ईस्वी में भूटानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये नेपाल पर पहला अभियान मीर कासिम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेपाल का नियंत्रण गोरखाओं के हाथ में था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखपुर को हड़प लिया जिससे गोरखाओं और अंग्रेजों की सीमा नज़दीक आ गई थी। गोरखाओं के द्वारा बुटावल और शिवराज पर कब्जा कर लिया गया तथा उसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष सुगोली की संधि के साथ खत्म हुआ और इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 4 मार्च 1816 को। ठीक है, सुगोली की संधि ध्यान रखेंगे। आंग्ल बर्मा संबंध, बर्मा के जंगलों के विशाल संसाधन, अंग्रेजी वस्तुओं के लिए बाजार और फ्रांसीसियों के विस्तार को सीमित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से, कब हुए थे ये? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में शुरू हुआ, 1826 तक चला ये। इस युद्ध के परिणाम अंग्रेजों ने रंगून को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, रंगून अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था इन्होंने। और 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है संधि कब हुई थी, किसके बीच हुई थी। यांडबू की संधि के तहत मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। यह लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था। अंग्रेज बर्मा के बाजारों और लकड़ी के संसाधनों तक पहुंचना चाहते थे। अंग्रेजों ने पीगू, बर्मा का निचला भाग था ये, इस पे भी अधिकार कर लिया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 ईस्वी में। बर्मा के राजा थीबो के अंग्रेजी प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी के साथ करीबी के संबंध थे। किसके? राजा थीबो के संबंध थे फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवियों के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश टिम्बर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। परिणाम स्वरूप 1885 में ऊपरी बर्मा को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, यहाँ तो निचली, ये जो पीगू था ये निचला भाग था बर्मा का, इसको मिला लिया था 1852 में। तो 1885 में ऊपरी बर्मा को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया अंग्रेजों ने। आंग्ल तिब्बती संबंध, तिब्बत में रूसी हथियारों और गोला बारूद की आमद की सूचनाओं ने लॉर्ड कर्जन को चिंता में डाल दिया। तिब्बत के लामाओं ने अहिंसक प्रतिरोध किया। अंग्रेजों ने इसका जवाब लहासा पर कब्जा करके दिया। 1904 में लहासा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लहासा की संधि कब हुई थी? 1904 में, ध्यान रखना है सन। 1907 ईस्वी के आंग्ल रूसी सम्मेलन में यह तय किया गया कि रूस तथा ब्रिटेन तिब्बत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे सिवाय चीन के द्वारा मध्यस्थता को छोड़कर। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के द्वारा रूस की नीतियों का प्रतिकार किया गया। आंग्ल अफगान संबंध कैसे रहे हैं? भारत के लिए रूसी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए उत्तर पश्चिम के वैज्ञानिक सीमांत प्रांत ने अंग्रेजी हितों के पक्ष में काम किया। अफगानिस्तान में अंग्रेजों के प्रति मित्रवत रहने वाले शासक की जरूरत थी इन्हें। ऐसा शासक चाहिए था जो अंग्रेजों का समर्थक बना रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में शुरू हुआ था, 42 तक चला है ये।
अंग्रेजों के द्वारा दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान करने के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। किसको बना दिया उन्होंने शासक? दोस्त मोहम्मद को। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1870 में शुरू हुआ, 80 तक चला। लिट्टन ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। यहाँ शेर अली के भाग जाने के बाद याकूब अली और अंग्रेजों के बीच गंडमक्की संधि पर हस्ताक्षर हुए। याकूब अली के द्वारा पदत्याग करने के बाद अब्दुल रहमान को नया अमीर बना दिया गया। अंत में अफगानिस्तान का खंडन करने वाले लिट्टन की योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका और रिपन ने अफगानिस्तान को बफर राज्य के रूप में रखने का फैसला किया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने रखा था, किसने लिया था फैसला? रिपन ने। 1879 में अंग्रेजों और याकूब खान के मध्य गंडमक्की संधि हुई थी 1879 में, जिसके तहत ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। आयरलैंड की अग्रिम फॉरवर्ड नीति, ये नीति पड़ोसी देशों के साथ संधि के माध्यम से या उन्हें हड़प कर रूसियों के आक्रमण से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए थी। दोस्त मोहम्मद के रूस और पारसिया के साथ चले जाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा सिख शाह शुजा के साथ में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अफगानिस्तान तथा ब्रिटिश प्रांतों के बीच डुरंड रेखा खींची गई थी। बाद में भारत सरकार के अधीन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का सृजन किया गया और ये जनजातियों और अंग्रेजों के बीच एक सहमति का परिणाम था। कर्जन ने 1899-1905 में वापसी तथा एकाग्रता की नीति का पालन किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस नीति का पालन किसने किया था? कर्जन ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रिंग फेंस घेरे की नीति चलाई गई थी 1785 तक। अपने किसी एक प्रदेश या इलाके का बचाव करने के लिए आसपास के अन्य प्रदेशों या इलाकों के बाहर बफर क्षेत्र का निर्माण किया था इन्होंने इसके लिए। ठीक है, अपने इलाकों का बचाव करने के लिए आसपास के इलाकों के बाहर क्या बना दिए थे? बफर क्षेत्र। अफगानों और मराठाओं के द्वारा अंग्रेजों के बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण के विरुद्ध अवध ने एक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य किया था। किसने? अवध ने। ठीक है। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि हुई थी 1798-1805 ईस्वी। इसके तहत शामिल सभी भारतीय राज्यों को अपनी सीमाओं पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी और उनके रखरखाव के लिए भुगतान भी करना होता था। ठीक है, भारतीय राज्य किसको? अंग्रेजी सेना को रखेंगे और उनका भुगतान भी भारतीय राज्य ही करेंगे। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्ति करनी होती थी। अंग्रेजों की अनुमति के बिना राजा किसी भी यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर सकता था। शांति वार्ता के लिए दुश्मनों से संपर्क नहीं कर सकता था। रखरखाव के लिए बहुत अधिक खर्च की मांग की जाती थी। जब शासक अदा कर पाने में असमर्थ रहते थे तब उनसे उनके क्षेत्र के एक हिस्से को अंग्रेज हड़प लेते थे। ठीक है। सहायक संधि, हैदराबाद के निजाम के साथ इस संधि का प्रथम उपयोग किया गया था। सबसे पहले सहायक संधि हुई थी हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में इसने निजाम को फ्रांसीसी से अलग कर दिया और ब्रिटिश सहमति के बिना मराठा के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया कि अंग्रेजों की सहमति के बिना मराठाओं के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दूसरा राज्य था 1799 में मैसूर। वेलेस्ली ने अवध के नवाब को 1801 में सहायक संधि की नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। इस संधि पर हस्ताक्षर अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मैसूर का शासक, तंजौर का शासक, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया राजपूतों के राज्यों के द्वारा, भरतपुर के शासक और होलकर के द्वारा किए गए थे। ठीक है, इन सब ने हस्ताक्षर कर दिए थे इस संधि पे, सहायक संधि पे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति 1848-1856 ईस्वी। यह नीति रिंग और फेंस की नीति का ही विस्तृत रूप था। दत्तक या गोद लिया हुआ पुत्र राजा की निजी संपत्तियों का उत्तराधिकारी तो हो सकता था, लेकिन वह उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। ठीक है, ये कहा गया था हड़प नीति में। ऐसे राज्यों को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। डलहौजी के द्वारा व्यपगत राज्य सतारा 1848 में इन्होंने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मतलब इस पर अधिकार कर लिया था। जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849, बघाट 1850 में, उदयपुर 1854, झांसी 1854 और नागपुर 1854। ठीक है, ये इस नीति के तहत इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे, इन पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट।
और आगे के चैप्टर हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा इन बुक से, और आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।